हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए आज से हम जरा अलग करेंगे, क्योंकि 1 मार्च से मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैं बस इश्यूज अभी आइडेंटिफाई करके उसके नोट्स बनाऊंगा। आपको बस उसके नोट्स के राइटिंग में लिखना है। इसका पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा इश्यूज नहीं रहते, 3 से 4 मेजर मेजर इश्यूज रहते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया रहता है। तो आपको एक अवेयरनेस रहना चाहिए और कोशिश करिएगा कि उसी दिन जो जिस तारीख का है, मतलब समझो अभी 1 मार्च का है, तो अगर आज मैंने लिया है तो आज के आज ही खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। इसको आगे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बोलते हो कि हाँ 3-4 दिन का हम कर लेंगे, अगर ऐसे करते बैठोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आज के इसमें खत्म करने की। और आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 मार्च है 2025 से हम अभी स्लाइड्स के थ्रू हम सीखेंगे। ठीक है, वैनिशिंग पेन से ही करते हैं। रबर करते हैं, रुको। वैनिशिंग पेन लेता हूँ। चलिए ठीक है, जरा कलर चेंज करते हैं। ब्लैक ही सही रहेगा। ठीक, चलिए फिर पहले इश्यू से देखते हैं हम क्या क्या है। हाँ, हो रहा क्यों नहीं। चलिए, तो हम अभी देखेंगे 3 इश्यूज मेजरली। पहला रहेगा चंपकम दोराया राजन केस और उसका इवोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का। ये आपको जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ना है। ठीक है, लक्ष्मीकांत में कौन सा चैप्टर है जो बताना। फंडामेंटल राइट्स में ही है, तो वो देख लेना आप। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों में से कौन सा बड़ा है। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो मेरा पॉलिटी का वन स्टॉप सोल्यूशन कोर्स है, वहां पर आप देख सकते हो। सेकंड है इशू ऑफ प्रधानपति इन पंचायत। प्रधानपति मतलब क्या, उसी के बारे में हम देखेंगे कि ये होता क्या है और क्या क्या इश्यूज आते हैं इसमें। थर्ड था 28 फरवरी था, तब मतलब 1 मार्च का देखा जाए तो 28 फरवरी को क्या था, नेशनल साइंस डे था। 2025 का हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला इशू है चंपकम दोराई राजन केस। तो अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो मद्रास गवर्नमेंट ने एक कम्युनल जनरल ऑर्डर पास किया गया था कि जो एजुकेशनल सीट्स रहेंगी वो कास्ट और रिलीजन बेसिस पे वो रिजर्व करने वाले थे। मतलब क्या, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 46 जो है वो बताता है कि जो वीकर सेक्शन है उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो आप आर्टिकल 46। तो चंपाकम दोराई रजन केस में ऐसा बोला गया कि भाई हम तो डीपीएसपी का यूज कर रहे हैं ताकि हम जो वीकर सेक्शन है उसको उठा सके, और जो रिजर्वेशन है उन्होंने कास्ट और रिलीजन बेसिस पे किया था। पर इसको चैलेंज किया गया कि बोला, इसमें बोला गया कि जो राइट टू इक्वलिटी है वो ब्रेक हो रहा है। तो इसी को चैलेंज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि भाई आपने जो जनरल ऑर्डर पास किया है वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट और या फिर पर्टिकुलर रिलीजन को आप प्रेफर कर रहे हो एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसकी वजह से मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, ये आपको स्ट्रक डाउन करना पड़ेगा। फिर से ये अपील लेके गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट, अभी 1950 की बात है ये, अगर देखा जाए तो ये पहला रिफॉर्म है जहां पर एजुकेशन बेसिस पे किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट आ गया वर्डिक्ट 1951 ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हाई कोर्ट का जो रूलिंग है वो सही है। ये जो जनरल ऑर्डर दिया गया है आपने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 जो कि इक्वेलिटी वाला है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 जो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, मतलब स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सेकंड, थर्ड इसमें बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रिवेल करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर। मतलब फंडामेंटल राइट्स का पकड़ा थोड़ा भारी है डीपीएसपी से। अगर दोनों में बात की जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा, और दोनों भी सामने लेके आए गए तो फंडामेंटल राइट्स ऊपर जाते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है क्या चल रहा है, प्लीज पॉलिटी का कोर्स देख लीजिएगा। ठीक है, पहला तो एनसीईआरटी का ले लीजिए, काफी सस्ते दामों में है। और सेकंड ले लीजिएगा जो कि पूरा पॉलिटी लक्ष्मीकांत, मैंने लाइन टू लाइन जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, इमरजेंसी हो गए, जो भी रहेगा, प्रेसिडेंट हो गए, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसमें पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर मैं अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते जाऊंगा तो उसमें 2 से 3 घंटे जाएंगे, इसलिए मैंने पहले से ही करके रखा है, आप देख सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स का पकड़ा भारी है। फिर पार्लियामेंट ने क्या बोला, पार्लियामेंट के पास पावर है क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की। तो हाँ, पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की, अमेंड मतलब क्या, चेंजेस कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी ये कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। अभी इसका इम्पैक्ट क्या हुआ,
जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन थे एजुकेशन में, वो पूरी तरह से स्ट्रक डाउन हो गए। मतलब अभी कोई भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं कर सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया कि भाई रिजर्वेशन सब हो सकता है, बस पब्लिक जॉब्स में। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 जो अभी चल रहा है, अभी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है, बस पब्लिक जॉब्स में ही है, प्राइवेट में नहीं है। ठीक है, तो एक आइडिया लग गया। अच्छा, अभी जो वीकर सेक्शन है उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए कौन से आर्टिकल्स थे, तो वो देखते हैं हम अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ने कौन से जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, वल्नरेबल मतलब क्या, जो पिछड़ी जमाती या फिर जो भी मतलब बैकवर्ड जो है, तो उनको ऊपर उठने के लिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बाय द वे। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 जो प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कौन से ग्राउंड पर। 5 है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, 3 और 2। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 अलाउ स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एस सी बी सी एस सी एंड एस टीज दस एनेबलिंग रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपका रिजर्वेशन हो सकता है अगर आप एस सी बी सी एस सी और एस टी में हो। एस सी बी सी का मुझे फुल फॉर्म बताना कमेंट सेक्शन में। फिर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में क्या बोला गया है कि ये परमिट कर सकते रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो बैकवर्ड क्लासेस है। अगर कोई बैकवर्ड क्लास रिकॉग्नाइज नहीं होती है तो वहां पर भी रिकॉग्निशन मिलके उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी एबॉलिश करता है। मतलब क्या, अगर आपको किसी ने रोक दिया किसी मंदिर में जाने, या किसी या फिर स्कूल में, होटल में, या फिर टेम्पल में, या फिर कोई आपको ऐसा अलग ही ट्रीट कर रहा है, तो अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है, अबॉलिश किया गया है। अगर कोई भी करते सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर आता है आर्टिकल 46 डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब क्या, दही पूरी शाही पूरी नहीं। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट्स को एक डायरेक्शन दिए गए रहते कि भाई आपको ये करना है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो इसमें क्या बोला गया है स्टेट्स के द्वारा, तो ये मैंडेट करते हैं कि जो प्रमोशन होना चाहिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एस सी एस टी और वीकर सेक्शंस का। मतलब क्या, आपका जो भी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कौन से एस सी एस टी या फिर वीकर सेक्शंस का, उनको प्रमोट करना एजुकेशनली और इकोनॉमिकली। ठीक है, ये आर्टिकल्स याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उन्होंने बढ़ाई गई है, तो आपको थोड़ा फैक्चुअल भी रेडी रखना है। आप 2024 का पेपर देख सकते हो, काफी फैक्चुअल किया गया है। अभी हम आते हैं इश्यू ऑफ प्रधानपति का। पीआरआई, पीआरआई मतलब क्या, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मतलब लोकल लेवल पे। पहली बात, प्रधानपति क्या होता है, तो जो हस्बैंड्स रहते इलेक्टेड वुमेन पंचायत लीडर्स के, वो एक्सरसाइज करते पावर ऑन देयर बिहाफ। देखो, अभी वुमेन का भी रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, अभी तो और भी आने वाला है। तो जो पहले से जो सत्ता में है, मतलब समझो सरपंच है तो सरपंच पति भी बोला जाता है, अभी जो कोई प्रधान है तो प्रधानपति। ठीक है, तो जो सरपंच है उसकी जो वाइफ है, समझो किसी इलेक्शन में वो जो मतलब इलेक्ट होके आती है, तो उसमें जो रोल है उनका, मतलब उनकी जो पावर है उसका यूज कौन करता है, वो महिला नहीं करती है। वो क्या बोलते हैं, आपको कुछ आता नहीं, हम करेंगे। मतलब प्रधान जो पति है उनके, वही पावर्स लीड करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं वो पावर, तो उसी को बोला गया है प्रधानपति। वुमेन लीडर्स बिकम फिगर हेड्स अंडरमाइनिंग देयर ऑटोनॉमी। मतलब बस एक नाम के लिए बस आप ये दिखा रहे हो कि भाई हाँ ये हमारी पत्नी है, ये चुन के आई है और ये करेगी, पर असल में कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, जो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए वगैरह, तो वो उसको वीकन करता है। ठीक है, अभी एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अभी ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना बड़ा है। तो देखो हमारे पास कितने पंचायत है, तो 2.63 लाख पंचायत है। और वुमेन वुमेन का कितना परसेंटेज है इसमें, सीट्स की बात की जाए तो 15 लाख, मतलब 46%, मतलब ऑलमोस्ट 50% इनकी सीट्स है वुमेन होल्ड करते ही है। अगर देखा जाए तो वुमेन का पहले ही पार्टिसिपेशन बहुत लो है, स्पेशली यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान, क्योंकि मेल डोमिनेंस है वहां पर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी समस्या है। अभी चैलेंजेस इन एड्रेसिंग इट, अभी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एक तो पहला बात पैट्रियार्कल नॉर्म्स है, ब्यूरोक्रेटिक नेग्लेक्ट है, जो कि लिमिट करता है वुमेन की अथॉरिटी। मतलब पहले से ही चलता आ रहा है कि भाई आप कैसे रूल कर सकते हो, हम ही रूल करेंगे। और ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस आईपीएस, वो भी थोड़ा सा निगलेक्ट ही करते हैं। ठीक है भाई, आपका तो रोल ही नहीं आता है उसमें, वुमेन की तो अथॉरिटी नहीं है, तो उसके लिए भी लिमिट करते हैं। फिर उसके बाद में और एक समस्या आती है कि थ्रेट, वायलेंस, सोशल प्रेशर भी आता है। जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए पंचायत वगैरह में, तो वो भी डिस्करेज किया जाता है इनको। इनको थ्रेट्स वगैरह, वायलेंस वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज में पुश द इश्यू अंडरग्राउंड रदर देन सॉल्विंग। अगर आप ये बोलोगे आप, ठीक है आप पनिशमेंट बढ़ा दो इसकी जो भी रहेगा, अगर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाए गए तो ये जो इशू है वो अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, मतलब वो सॉल्व भी नहीं होगा, अंडरग्राउंड मेथड से वो चलता रहेगा। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको हल कैसे करोगे, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल साइंस डे।
28 फरवरी को हम मनाया जाता है। अभी क्यों मनाते हैं हम? ये जो हस्ती है, श्री सर चंद्रशेखर वेंकट रामन, तो ठीक है, इनका जो डिस्कवरी था रमन इफेक्ट, 1928 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो डिस्कवरी थी रमन इफेक्ट है। अभी रमन इफेक्ट होता क्या है, ये देखो नोबेल प्राइज ऐसे दिखता है। अगर देखा जाए तो उनका कंट्रीब्यूशन और ऑनर्स क्या क्या मिला है इनको, तो नाइटेड मिला है। नाइटहुड मतलब क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया था 1929 में। 30 में इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, जो कि डिस्कवर किया उन्होंने रमन इफेक्ट। और ये पहले एशियन नोबेल लॉरेट थे साइंस में, मतलब पूरे एशिया में ये पहले व्यक्ति थे। इसलिए इनके जो बर्थ डेट है उसी के ऊपर इनका सम्मान किया जाता है कि नेशनल साइंस डे के थ्रू। फिर उनको भारत रत्न मिला 54 में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अभी रमन इफेक्ट क्या रहता है, देखो, अभी एक लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके पीछे आ गई, पर जब ये लाइट आती है तो ये स्कैटर होती है थोड़ी सी, उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की वजह से चेंज होता है। और उसी को इन्होंने स्टडी किया था। अभी इन्होंने एक स्लिट रखा था और एक सिंगल लाइट सेम सोर्स रखा था, तो इन्होंने अलग अलग स्लिट्स, मतलब अलग अलग कलर चेंजेस किए थे। तो आप लगा तो आप वीडियो देख सकते हो, जैसे लाइट पास होती है तो उसका जो इफेक्ट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, स्कैटरिंग बोलते हैं उसे। तो स्कैटर होती है लाइट, तो उसी का बेसिस पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है अलग अलग स्टडी, मटेरियल को स्टडी करने में। अभी इसका एप्लीकेशन देखा जाए तो केमिकल एनालिसिस, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के इसमें क्या क्या है, तो आप उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। हम सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू, लाइट के थ्रू। हम अगर कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस दिखने मिल गए तो उसके हिसाब से हम केमिकल एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस है उसमें। सेकंड इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस में, हम ड्रग्स डिटेक्ट कर सकते हैं एविडेंस बैग्स में से। सील्ड एविडेंस बैग्स रहते हैं। अभी आप क्या सब, अभी कुछ अलग ड्रग निकला और आप क्या जगते बैठोगे क्या? तो वो सेंसर्स रहते हैं लाइट के थ्रू। ये इसका ही रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही यूज किया जाता है, रमन इफेक्ट बोला जाता है इसको। और न्यूक्लियर सेफ्टी भी, ये एनालाइज कर सकता है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो सेफली यूज किया जा सकता है फाइबर ऑप्टिक प्रोब से। ठीक, इतना कुछ है नहीं। तो थैंक यू। आपको इनिशिएटिव कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।